चलिए अपन एक और क्वेश्चन करते हैं पहले। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखा, पहले क्वेश्चन लिख लूँ। लिखिए कि फाइंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इन FeCO होल ट्वाइस NO होल ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स है FeCO होल ट्वाइस NO होल ट्वाइस। ठीक, इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये CO है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये NO है। तो NO प्लस भी होता है और NO न्यूट्रल भी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ याद रखना है कि इफ़ NO एक्ट्स एज न्यूट्रल, अगर NO न्यूट्रल है तब NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इफ़ NO एक्ट्स एज न्यूट्रल देन इट डोनेट्स 3 इलेक्ट्रॉन। एंड सेकेंड पॉइंट याद रखें कि इफ NO एक्ट्स एज पॉजिटिव लिगेंड मीन्स NO प्लस है, इस केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो आप ये याद रख लें कि देन इट डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इस केस में अगर आप देखेंगे अगर NO को 0 माने चार्ज तब आप आयरन पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करें, या फिर सेकेंड टाइम NO को प्लस मान लें तब आयरन पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करें। दोनों केस में आंसर आपका सेम आएगा। ट्राई करें आप। इसलिए मैं आपको यहाँ पे जल्दी से आप ट्राई करें, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर NO को मैं न्यूट्रल मान लूँ, चलिए मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ कि इफ़ NO इज यहाँ पे न्यूट्रल, जैसे अगर NO न्यूट्रल है तब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू 26। अगर चार्ज 0 है, यहाँ भी चार्ज 0 है, टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज 0 दिख रहा है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, -0 प्लस कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस NO न्यूट्रल है तो 1 NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 NO 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 36। लेकिन यार अगर इफ़ NO इज पॉजिटिव तब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 26। अगर NO प्लस है तो आयरन पे चार्ज कितना हो जाएगा, सोचिए -2 हो जाएगा, तो -2 प्लस 4, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड से NO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 NO प्लस 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये हो जाएगा 36। दोनों केस में आप देख रहे हैं आंसर सेम आ रहा है। क्लियर है क्या? तो नोट कर ले आप। नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे आपको फाइंड करना है FeH2O होल 5 NO SO4 एंड थर्ड मॉलिक्यूल है Na2 FeCN होल 5 NO। इस कॉम्प्लेक्स का नेम है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स का नेम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो पहला है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एंड सेकेंड है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे NO+1 में है दोनों में। आप पूछ सकते हैं कि हमें कैसे पता चला, तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है। मीन्स आप क्या करेंगे, अगर आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करेंगे, सॉलिड स्टेट में अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट, आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ n × n+2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मॉलिक्यूल में, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू n है, तो स्क्वायर रूट ऑफ n × n+2 से आप मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। और आप एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपेरिमेंट से मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करिए, देखिए किससे मैच हो रहा है।
तो अगर आप देखेंगे कि जब NO पे +1 चार्ज कंसिडर करूँगा तो ये आंसर आएगा। मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हियर NO एक्ट्स एज पॉजिटिव लिगेंड एंड कहाँ से पता चला, तो इट इज डिसाइडेड बाई सॉलिड स्टेट मैग्नेटिक मोमेंट। अब आपको पता है यहाँ पे NO +1 है। अब ट्राई करें आप, अगर यहाँ पे NO पे +1 चार्ज है, राइट, तो आप आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2 सल्फेट पे, आयरन पे NO पे +1, तो आयरन पे भी +1 हो जाएगा, आप फाइंड कर सकते थे। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 26 - 1 + 5 + 1 6 लिगेंड, सारे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो +12 मीन्स हो जाएगा 35। यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे Na है तो +2 चार्ज हो गया, NO पे +1, 5 CN पे -5, Fe पे कितना चार्ज होना चाहिए आप फाइंड कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर, ये +2 आएगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा 26 - 2 + 12 कितना हो जाएगा 36। तो क्लियर एकदम, सिर्फ जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए आप एक नोट में पॉइंट लिख लें। नोट में लिखिए कि देयर आर मेनी लिगेंड्स which do not have lone pair. There are many ligands which do not have lone pair, but still they act as ligand. मतलब लिगेंड है उसके पास लोन पेयर है ही नहीं, फिर भी वो लिगेंड के टाइप वर्क कर सकता है। सो देयर आर मेनी लिगेंड्स which do not have lone pair, but still they act as ligands because they can donate their pi electron cloud. मीन्स ऐसे लिगेंड क्या करते हैं, मान लीजिए लोन पेयर नहीं है, इनके पास अगर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो भी लिगेंड बन सकते हैं और वो अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि पहला एग्जांपल C+CH2CH2, इसके पास लोन पेयर नहीं है लेकिन फिर भी ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये इथाइलिन है, कॉमन नेम, तो इसको बोलते हैं अपन η⁻²⁴ इथाइलिन, ऐसे बोलेंगे इसको। ठीक, η⁻x, x रिप्रेजेंट करता है, x इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, x मतलब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, x इज नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन विच इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड या प्रेजेंट। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन के बीच में है, तो इसलिए मैं बोलूँगा η⁻²। तो η⁻² इथाइलिन मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक, फिर चलिए अपन कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं, चलो मैं यहीं पे लिखूँ, ऊपर लिख देता हूँ मैं उधर, इसको बोलते, देखो ये है साइक्लोपेंटाडाइईन, ये है, लेकिन अगर इसमें अपन माइनस दे दें, बेसिकली ये बन गया C5H5-,
तो इसको बोलते हैं साइक्लो पेंटा डाइइनाइल, राइट। इसमें क्या हो सकते हैं कि C5H5 माइनस, इसके पास 1 ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये चाहे तो ये नेगेटिव भी डोनेट कर सकता है, ठीक। तो अगर ये अपना सिर्फ नेगेटिव डोनेट करेगा तो, और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये पूरा पाई इलेक्ट्रॉन, मीन्स इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये सिंस ये डिलोकलाइज है तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। तो ये टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, अगर चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है, और अगर ये चाहे तो 6 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब सिर्फ नेगेटिव या फिर सिर्फ लोन पेयर अपना डोनेट कर रहा है, तो इस केस में इसको बोलेंगे सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। लेकिन अगर ये पूरा अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इसको बोलेंगे पाई साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, डाइइनाइल। तो आपको सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल का मतलब है ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अगर पाई साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है मतलब अपना टोटल पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ ईटा, 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही लोन पेयर पे है ये, तो ईटा स्क्वायर साइक्लो पेंटाडाइइनाइल। लेकिन अगर ये अपना टोटल पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन, जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है कितने कार्बन में डिलोकलाइज्ड है, तो ये 5 कार्बन में डिलोकलाइज्ड है, तो इसको अपन बोलेंगे ईटा रेज़ टू द 5 साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, ठीक। तो सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल और पाई साइक्लोपेंटाडाइइनाइल का मतलब समझें। सिग्मा मतलब ये सिर्फ अपना लोन पेयर डोनेट करेगा नॉर्मल, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पाई का मतलब जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फिर से इसको अपन ईटा रेज़्ड पावर 5 बोलेंगे, इसको अपन ईटा रेज़्ड पावर 2 बोलेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं C3H5 माइनस, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। तो इसके पास भी अगर आप देखेंगे तो ये माइनस रेजोनेंस में जा सकते हैं, मीन्स ये डिलोकलाइज रहेगा। इसको वैसे बोलते हैं अलाइल, ठीक ना। अलाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये C डबल बॉन्ड C के अलाइलिक कार्बन पे माइनस है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, सिर्फ अपना माइनस डोनेट करे, ठीक, तो इसको बोलेंगे सिग्मा अलाइल। लेकिन अगर ये अपना टोटल पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये और ये लोन पेयर सिंस या नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है, तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। तो ये टोटल काउंट डोनेट करे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसको बोलेंगे पाई अलाइल। क्लियर है। इसको अपन बोल सकते हैं और ईटा के रिस्पेक्ट में ईटा स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन, सॉरी ईटा पावर 1, अच्छा ये भी गड़बड़ है यार, स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज एक ही कार्बन पे है क्या, तो ईटा पावर 1 होगा, ईटा पावर 1 अलाइल ये बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन 3 कार्बन पे डिलोकलाइज्ड है, तो मुझे बोलना पड़ेगा ईटा पावर 3 अलाइल। क्लियर है क्या? जल्दी से नोट करें आप ये। आप इसमें 1-2 एग्जाम्पल और लिख सकते हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन क्या करेगा, अपने जब भी डोनेट करेगा तो इसके पास सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका नेम होगा ईटा 6 बेंजीन, राइट। नेक्स्ट आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं
तो ये बेसिकली साइक्लोपेंटाडाइन है। ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? तो जब भी डोनेट करेगा तो इस पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा ईटा पावर 4 साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक, चलिए जल्दी से नोट कर लें आप ये एग्जांपल। और आपको क्या करना है, आप जल्दी से, आप चाहे तो ये नहीं नोट किया आपने तो पॉज करके जल्दी से नोट कर लें। और आपको अब बताना है, क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट टाइटेनियम सिग्मा C3H5 होल ट्वाइस पाई C3H5 होल ट्वाइस। अब मैंने आपको सब पढ़ा दिया है, ट्राई करें आप खुद से। चलिए एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, Fe पाई C6H6 होल ट्वाइस, ये भी आपको बताना है। और थर्ड क्वेश्चन है कि PtCl3 C2H4 डॉट H2। आपको ये तीनों में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है सेंट्रल एटम का। वैसे C2H4 आप समझ रहे होंगे, वैसे अब मैं चाहूँ तो ईटा रेज़ पावर 2 C2H4 भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। चलिए अपन अब जल्दी से पॉज करके ट्राई करें एक बार सॉल्व करने का, फिर सॉल्यूशन देखें। C3H5 पे -1 चार्ज होता है, तो -2 -2 4 मीन्स यहाँ पे टाइटेनियम पे +4 चार्ज है। ठीक, टाइटेनियम का अगर अपन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखें अपन अब, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, तो 22 -4 प्लस, यानी सिग्मा से डोनेट कर रहा है 2, सिग्मा से ये 2 डोनेट करता है, तो ये 2 है, मतलब 2 × 2 हो गया 4 प्लस पाई से डोनेट कर रहा है। C3H5 माइनस पाई से 4 डोनेट करता है, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 22 + 8 30 आंसर हो गया। क्लियर है? यहाँ पे देखिए C6H6 पे चार्ज 0 होता है, Fe पे चार्ज 0, तो यहाँ पे अगर अपन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखें क्या हो जाएगा? 26 प्लस 1 बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 बेंजीन 6 × 2 12, तो ये हो जाएगा 26 + 12 38। ठीक, मीन्स इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आयरन यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन, और ये बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसको वैसे बोलते हैं फेरोसीन, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। ठीक, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये डॉट H2 तो हटाओ यार, वाटर क्रिस्टलाइजेशन इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। Kp +1, इस पे चार्ज 0 -3, तो यहाँ पे चार्ज +2 हो गया। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 -2 प्लस, ये आपको पता है 3 क्लोरीन है 1 C2H4 है, 3 क्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, C2H4 भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितना हो जाएगा? 78 + 6 84। जल्दी से नोट करें, अगर नोट नहीं किया तो आप जल्दी से पॉज करके आप नोट कर लें वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और ब्रेजिंग कॉम्प्लेक्स।
पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा जिसमें मोर देन वन सेंट्रल एटम है, मोर देन वन न्यूक्लियस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं अपन Mn2CO10, राइट। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे होता है कुछ, मैंगनीज रहेगा, इनके बीच में डेल्टा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एक और टाइप का बॉन्ड होता है डेल्टा बॉन्ड, मैंगनीज एंड मैंगनीज के बीच में है, और 10 कार्बन मोनोऑक्साइड में 5 कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साइड में रहेंगे, और 5 इसके साइड में रहेंगे। ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मुझे अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर चाहिए तो देखिए मैंगनीज का चार्ज 0 है, तो अगर मैं पहले टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेता हूँ तो आप चाहे तो टोटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 मैंगनीज, 1 मैंगनीज के पास 25 इलेक्ट्रॉन, चार्ज 0 है, तो 2 मैंगनीज के पास 50 हो जाएगा, राइट। 1 CO2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा, 1 कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 10 कार्बन मोनोऑक्साइड 20, तो ये टोटल मैंगनीज के पास 50 + 20 70 इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल मैंगनीज के पास। लेकिन अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। डेल्टा बॉन्ड क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंगनीज के पास, जस्ट इमेजिन करो ऐसे कि एक एटम है ए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, जस्ट ऐसे इमेजिन करो। दूसरा एटम है ए, इसके पास भी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट। लेकिन जब ये बॉन्ड बना लिया, मान लीजिए ये ए का इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना लिया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आप क्या करोगे, इसके टाइम पे आप इस इलेक्ट्रॉन को भी काउंट कर लोगे, क्लियर है। आप बोलोगे कि इस एटम ए के पास 1 2 3 4 5 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस ए के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है। इस ए के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ए के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर भी अगर मैं देखूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 7 + 7 14 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है। वाई क्या है, जब मुझे इसके लिए काउंट करना था तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मैं इसमें काउंट कर लूँगा, जब इसके लिए ऑक्टेट काउंट करना है तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके लिए काउंट कर लूँगा। ये फिर आप चाहें यहाँ भी 70 इलेक्ट्रॉन हुए, लेकिन यहाँ पे एक डेल्टा बॉन्ड है। आप बोल सकते हैं एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो, टोटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डेल्टा बॉन्ड, तो 1 डेल्टा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गया, 50 + 20 + 2, आपके अकॉर्डिंग 72। लेकिन ये 72 इलेक्ट्रॉन टोटल मैंगनीज में, दोनों मैंगनीज में है। 1 मैंगनीज का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, 1 मैंगनीज को कितना इलेक्ट्रॉन मिला, आप यहाँ से बोल सकते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मैंगनीज विल बी इक्वल टू 72/2, तो ये 36। कंफ्यूजिंग एक चीज़ आपको हो सकता है यहाँ पे कि देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका 36, इसका 36। अगर मैं बोलूँ कि इसमें, इस मॉलिक्यूल में दोनों मैंगनीज के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आंसर 72 नहीं होगा। 25 इसका प्लस 10 यहाँ से आया, 25 + 10 35 इस मैंगनीज के पास इलेक्ट्रॉन है। ट्राई करना समझने का, 25 मैंगनीज के पास इलेक्ट्रॉन है और 10 कार्बन मोनोऑक्साइड से आया, तो 25 + 10 35 इस मैंगनीज के पास आया और 35 इस मैंगनीज के पास है। टोटल इलेक्ट्रॉन 70 है, लेकिन मैंने इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 क्यों बोल दिया, बिकॉज 35 था, लेकिन बॉन्ड में जब मैं इसके लिए काउंट करूँगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी मैं इसमें काउंट कर लूँगा, जैसे अपन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए काउंट करते थे। जब इसका मैं काउंट करूँगा, इस मैंगनीज का काउंट करूँगा, तो 35 इस बॉन्ड का भी 1 इलेक्ट्रॉन मैं मान लूँगा कि इसी के लिए है, तो 36 हो गया। लेकिन हाँ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं मैंगनीज के पास, दोनों मैंगनीज के पास, तो आंसर विल बी 70, 35 + 35 70। लेकिन एक मैंगनीज का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, तो ये हो जाएगा 36।
35 इलेक्ट्रॉन आ गए थे और एक मैं डेल्टा बॉन्ड का काउंट करूँगा। समझ में आया क्या? जैसे आप इसको ऐसे समझे, मान लीजिए हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। मैं बोलूँ कि इस हाइड्रोजन के पास टोटल बॉन्ड बना लिया, ये इस H एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस H के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H2 विल नॉट बी इक्वल टू 4। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है यार, 1 + 1 2 है। समझने का ट्राई करो आप। Mn2CO होल्डेन में दोनों मैंगनीज के इलेक्ट्रॉन को अगर टोटल काउंट करूँगा तो 70 आएगा, लेकिन 1 मैंगनीज का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो जाएगा। 35 था, डेल्टा बॉन्ड के कारण 1 इलेक्ट्रॉन मुझे इसमें और काउंट करना पड़ेगा, राइट? तो अब मैंगनीज का 36 हो गया। तो अब देखो मैंगनीज है MnCO5, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप फाइंड करोगे तो ये आएगा 25 + 10 35, ठीक? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, मीन्स रिडक्शन मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसके पास 2 ऑप्शन है स्टेबिलिटी गेन करने के। आइदर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये MnCO5 माइनस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर सेकेंड ऑप्शन डाइमेराइजेशन का है, ये डाइमेराइज हो जाए। डाइमेराइज होकर क्या बना ले? Mn2CO10 बना ले। डाइमेराइजेशन के बाद भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप देखेंगे तो 36 हो गया, यहाँ भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो गया। मीन्स यहाँ पे आइदर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है तब जाके स्टेबिलिटी गेन कर ले, या फिर डाइमेराइज होके स्टेबिलिटी गेन कर ले। नोट कर लीजिए आप ये। चलिए अपन नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं, CO कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड होल 4। अगर आप इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखेंगे तो ये आएगा 20 फेरस कोबाल्ट, मतलब 27 + 8 कितना हो जाएगा? 35। इसको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसको रिडक्शन करना पड़ेगा। मीन्स आइदर इसका रिडक्शन हो जाए, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बन सकता है CO4-, या सेकेंड ऑप्शन ये डाइमेराइज हो जाए, मतलब ये बन जाए CO2CO8, तो भी स्टेबल हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे CO2CO8 का स्ट्रक्चर तो ये कुछ ऐसा होता है, कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ से भी 3 कार्बन मोनोऑक्साइड लगा दो, ठीक? कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऐसा, ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका CO2CO8 का। तो पहली बात अगर आप देखेंगे तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको बोलते हैं ब्रेजिंग, ये दोनों के बीच में ब्रेज है तो इसको बोलेंगे ब्रेजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, और इनको बोलते हैं टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये टर्मिनल है। पहला क्वेश्चन आपसे कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा कि चलिए कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, 2 कोबाल्ट से कितने आएंगे? 1 कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये इरेज कर देता हूँ, और तो 2 कोबाल्ट से 27 × 2 54, 8 कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये 8 से 8 × 2 16 आएगा, और डेल्टा बॉन्ड से भी 2 आएगा, दोनों सबको ऐड कर दो यार 72, और 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आप मान सकते हो 72/2 कितना आएगा आंसर? 36। अच्छा, इनके बीच में डेल्टा बॉन्ड भी होगा, डेल्टा बॉन्ड रहेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से मिल गया, तो ये कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो गया। कैसे फाइंड किया? कुछ नहीं, इस केस में आपको 2 कोबाल्ट से इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 8 कार्बन मोनोऑक्साइड से ऐड कर दो, प्लस आपको कंसीडर करना है डेल्टा बॉन्ड भी कंसीडर करना है। तो मैंने डेल्टा बॉन्ड लिया और सबको ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ये तो बहुत सिंपल था।
नेक्स्ट मेरा डाउट है कि ये जो ब्रिजिंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है और टर्मिनल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, इसमें कौन सा ज़्यादा होगा? तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रिजिंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ एंड टर्मिनल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कौन सा ज़्यादा होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? अब ध्यान से सुनते हैं। फिर से ऐसे क्वेश्चन नीट में एक्सपेक्टेड नहीं है, जेई एडवांस्ड के लिए एक्सपेक्टेड है। तो इसमें क्या होगा यार कि देखो कोबाल्ट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में सिनर्जिक बॉन्डिंग होते हैं, तो जो टर्मिनल वाला है, ये टर्मिनल में क्या होगा कि ये सिर्फ मैं एक ले रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ, एक कोबाल्ट से सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा, मीन्स टर्मिनल वाले में सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा फ्रॉम वन कोबाल्ट। लेकिन जो ब्रिजिंग वाला है ये इधर से भी हो सकता है, इधर से भी होगा, दो से सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा। मीन्स ब्रिजिंग वाले में मैं बोल सकता हूँ कि सिनर्जिक बॉन्डिंग फ्रॉम टू कोबाल्ट। मीन्स ब्रिजिंग वाले में सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा है, सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा है तो मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। ये ऑर्डर होगा। फिर से इतना दिमाग लगाना नीट और मेंस में नहीं आने वाला, एडवांस में आएगा तो आएगा। फिर से क्या बोला मैंने, ब्रिजिंग वाले कार्बन मोनोऑक्साइड में सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा हो रहा है, दोनों साइड से हो रहा है। सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा तो मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। क्लियर है? नोट कर लें आप। चलिए फिर इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Fe2CO9। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये आयरन रहेगा, फिर से आयरन रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 इधर से ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 3 6 हो गया, डेल्टा बॉन्ड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसा होता है। ठीक ना? तो ये सारे ब्रिजिंग हो गया तीनों, और ये क्या हो गया, टर्मिनल हो गया। अगर आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर चाहिए तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो यार। 2 आयरन से कितने, तो आयरन से 2 × 26 52, कार्बन मोनोऑक्साइड से 2 × 9 18, डेल्टा बॉन्ड से 2, कितने हो गए टोटल 72, बाई 2 कर दो यार, कितना हो गया 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया 36। क्लियर है? तो जल्दी से आप नोट कर लें, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड में।